फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग प्लानिंग फंक्शन कर चुके हैं, राइट। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन एक बार देख लें हम कैसे होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने शॉर्टकट क्या दिया था, पॉज डीसी। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग। हमने प्लानिंग को खत्म कर दिया, प्लानिंग का फंक्शन हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। कैसे इनिशिएट होता है, कैसे करते हैं इस प्रोसेस को, initiates the implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for the attainment of identified and desired goals। जब आप प्लानिंग कर चुके हैं तो ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प करता है उन्हीं प्लान्स को इम्प्लीमेंट कैसे करें। ये कौन बताएगा, ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लानिंग में प्लान्स बना लिए कि क्या करना है कैसे करना है, सब कर लिया, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग आपको बताता है कि कौन कौन वो काम करेगा, किसकी क्या जॉब रहेगी, किसको क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं ताकि वो काम पूरा हो सके, राइट। और कौन किसको आंसरेबल रहेगा, किसकी अथॉरिटी है, किसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी, ये सारे काम किसके, ऑर्गेनाइजिंग के हैं सारे काम। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि काम क्या है, फिर हम उस काम को डिवाइड कर देते हैं। यानी कि पहले हम क्या देखेंगे कि जॉब क्या है, फिर उस जॉब में जॉब या फिर आप बोल सकते हो वर्क, या बोलो टास्क। तो टास्क क्या है, जॉब क्या है, वर्क क्या है, काम क्या है, उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या काम करना है। फिर उस काम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे टास्क बना दो। फिर वो टास्क आप जो जिस टास्क में ज्यादा अच्छा है उसको वही टास्क देंगे। यानी कि पूरा पूरा प्रोजेक्ट आपने देख लिया कि भाई चलो ये वाला प्रोजेक्ट है, ये करना है हमें आज, लेकिन इसमें अलग अलग काम होंगे ना। सारा काम तो ऐसा नहीं है, जैसे शर्ट बनाने का काम है, एक काम है क्या कि शर्ट बनानी है, लेकिन पूरा शर्ट एक आदमी को नहीं बनानी है। किसी एक को कपड़ा काटना है, किसी एक को सिलाई करनी है, किसी एक को बटन लगाने हैं, किसी को उसमें आयरन करनी पड़ेगी, किसी को उसके कॉलर लगाने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दिया शर्ट बनाने का काम, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आप डिपार्टमेंट बनाओगे कि बटन लगाने का डिपार्टमेंट ये है, आयरन करने का डिपार्टमेंट ये है, सिलाई करने का डिपार्टमेंट ये है, कटाई करने का डिपार्टमेंट ये है। आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। अब जो जिसका काम उस हिसाब से डिपार्टमेंट असाइन कर दो ड्यूटीज को। अब जिसकी जो ड्यूटी है उसको वो काम पकड़ा दो। लास्ट में क्या करोगे, अथॉरिटी और आंसरेबिलिटी, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है वो सब स्टैब्लिश कर दो कि भाई किसके पास कितनी पावर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो सब स्टैब्लिश कर दो। ये था प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग का। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो काम क्या है, फिर काम को डिवाइड कर दो, फिर डिपार्टमेंट बना दो, और फिर थर्ड पे क्या करेंगे, डिपार्टमेंट्स को उनकी उनकी ड्यूटीज पकड़ा दो। हर इंसान के पास उसकी अलग ड्यूटी पहुंचा दो, उसको क्या करना है। फोर्थ पे आप कर दो कि अथॉरिटी दे दो काम करने की। अब आइए इंपॉर्टेंस पे, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या होंगी। एक तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट, क्यों, जिसको बटन लगाने का काम है वो सिर्फ बटन ही लगा रहा है, जिसका सिलाई का काम है वो सिर्फ सिलाई कर रहा है, जिसका आयरन करने का तो सिर्फ आयरन। क्या होगा एक बार, जो बटन लगाने वाला है ना वो इतना स्पेशलाइज हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, राइट, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ आए। तो बटन लगाने वाला अपने काम में इतना अच्छा हो जाएगा एक दिन कि उसके पास स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, वो स्पेशलाइज हो जाएगा अपने काम का। सिलाई करने वाले का इतनी अच्छी सिलाई करना शुरू कर देगा। रोज एक ही काम करोगे, रोज रोज एक ही काम करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रोज रोज प्रैक्टिस हो रही है तो एक ही काम में आप परफेक्ट हो जाओगे, तो आपके पास स्पेशलाइजेशन आ जाएगा उस काम का। आप यहाँ नहीं किसी और भी कंपनी में जाओगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, क्लैरिटी दे देता है वर्क रिलेशनशिप्स को लेकर कि कौन किसको आंसरेबल है, किसके पास किसको लेकर अथॉरिटी रहेगी, कौन अकाउंटेबल रहेगा, उसको लेकर क्लैरिटी कौन देगा, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दे देता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है रिसोर्सेज का, क्यों, क्योंकि इसी फंक्शन का तो काम है कि किसको कितना रिसोर्स देना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। फिर है अडेप्टेशन टू चेंज, चेंज को अडेप्ट करना भी इजी हो जाता है यहाँ पे। क्यों, कल को कोई चेंज भी करना होगा तो आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उठाकर चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो सिलाई जो करने वाला डिपार्टमेंट है इसको हटाकर सिलाई का काम कहीं और दे देते हैं। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में चेंज करना पड़ेगा आपको, बाकी सारा वैसे ही चलता रहेगा। तो चेंज करना इजी हो जाता है, पूरा सेटअप चेंज नहीं करना है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चेंज करना रहता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अब इजी हो जाता है। अगर बटन अच्छे नहीं बन रहे तो आपको पता है कौन से डिपार्टमेंट में जाके बात करने की, भाई तुमने बटन में कमी रख दी, या अगर सिलाई अच्छी नहीं हुई तो आपको पता है कौन से डिपार्टमेंट में जाकर सवाल पूछना है कि क्यों ढंग से सिलाई नहीं हुई। तो मैनेज करना इजी हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो स्टाफ है उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है, उनको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है अपने काम में, फिर वो कहीं और जाते हैं तो भी अच्छा उन्हें रिटर्न मिलेगा। एक्सपेंशन
एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कंपनी का एक्सपेंशन और ग्रोथ बिजनेस का पॉसिबल रहता है, क्योंकि इजी हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि कहाँ कमी रह जा रही है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट। अब आइए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, जस्ट अ मिनट, यस। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक फ्रेमवर्क होता है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। उस फ्रेमवर्क के विद इन ही आप सारे टास्क परफॉर्म करोगे। स्ट्रक्चर बता देता है आपको, इन शॉर्ट एक फ्रेम ही है ये। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेम है, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है और किसके लिए आंसरेबल है, किसके अंडर किसके पास कितनी पावर है, ये सब क्लियर हो जाता है स्ट्रक्चर में। ये रिलेशनशिप्स को दिखाता है, लोगों के बीच में काम, पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच का रिलेशनशिप कौन बताता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये अलाउ करेगा क्या, कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन तीनों रिसोर्सेज के बीच में कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेगा और अनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू कंप्लीट डिजायर्ड गोल। जो गोल सेट किए थे प्लानिंग फंक्शंस में, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। तो दो टाइप का हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप्स एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अगर आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मतलब आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स किस बेसिस पर बना दिया आपने, फंक्शंस की बेस पर, कि प्लानिंग फंक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग डिपार्टमेंट है, और पूरी की पूरी कंपनी में जितना प्लानिंग होगा वो एक डिपार्टमेंट करेगा, जितना ऑर्गेनाइजिंग होगा एक डिपार्टमेंट करेगा, जितना स्टाफिंग है पूरी कंपनी में वो एक डिपार्टमेंट करेगा। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या करता है, ग्रुप एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेस पर। जैसे कि एक कंपनी है वो कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, कपड़े भी बना रही है वही कंपनी, कुछ ना कुछ फूड आइटम्स भी बनाती है वो कंपनी, तो क्या किया जाएगा कि कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट है, क्लोथिंग का अलग डिपार्टमेंट है, फूड्स का अलग डिपार्टमेंट है, तो क्या होगा, कॉस्मेटिक्स वालों को प्लानिंग, अब इस एक डिपार्टमेंट में प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, पोस्ट डीसी सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा कॉस्मेटिक, क्लोथिंग में भी सारे पांचों फंक्शंस करने पड़ेंगे, फूड का अगर कोई अलग डिपार्टमेंट है तो उसमें भी पोस्ट डीसी, यानी कि सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे। हर डिपार्टमेंट को ये सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे, तो ओवरलैप हो जा रही है बार बार, ये डिपार्टमेंट भी प्लानिंग कर रहा है, वो डिपार्टमेंट भी प्लानिंग कर रहा है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट भी प्लानिंग कर रहे हैं, सब प्लानिंग में भी कर रहे हैं, सब ऑर्गेनाइजिंग में लगे हुए हैं, सब स्टाफिंग में लगे हुए हैं, सब डायरेक्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा महंगा पड़ता है डिविजनल स्ट्रक्चर, हमें ज्यादा कॉस्ट आ जाती है डिविजनल स्ट्रक्चर में, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझना इजी नहीं है लोगों के डिविजनल स्ट्रक्चर को। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहेगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो फंक्शंस के बेस पर बनाया जाता है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, कि कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कंपनी में, उतने प्रोडक्ट्स के बेस पर अलग डिवीजन बना दिया जाएगा। स्पेशलाइजेशन, तो फंक्शन से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन मिलेगा इसमें वर्कर्स को, जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं तो वो प्लानिंग में अच्छे हो जाएंगे, जो स्टाफिंग कर रहे थे वो लोग सिर्फ स्टाफिंग में अच्छे रहेंगे, राइट। जो लोग कंट्रोल कर रहे थे वो कंट्रोलिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि रोज रोज कंट्रोलिंग ही कर रहे हैं। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में देखो ये लोग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है इनके पास, क्योंकि ये प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ये उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट की स्टाफिंग करेंगे, उसी प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसी प्रोडक्ट को डायरेक्टिंग करेंगे, उसी प्रोडक्ट का कंट्रोलिंग करेंगे। तो उस प्रोडक्ट से उस एक आइटम में ही स्पेशलाइजेशन हो जाएगा इनके पास। अगर कपड़ों का कोई आइटम है तो कपड़ों वाले प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन मिलेगा कि कैसे कपड़े को प्लान करें, कपड़े का जो बिजनेस है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे उसको स्टाफिंग करें, कैसे डायरेक्टिंग करें, कैसे कंट्रोलिंग। सेम अगर कॉस्मेटिक्स बना रही है कंपनी तो कॉस्मेटिक को कैसे प्लान करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे डायरेक्टिंग करें, यानी कि इन शॉर्ट सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा स्पेशलाइजेशन इसमें मिलेगा और पूरे फंक्शन से रिलेटेड फंक्शनल में मिलेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई किसने क्या कमी छोड़ी, अगर कोई चीज ढंग से नहीं हुई, कोई काम बिगड़ गया तो किसकी वजह से बिगड़ा होगा हमें नहीं पता, जबकि डिविजनल में पता है। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, साबुन भी बना रही है, कपड़े भी बना रही है, कॉस्मेटिक भी बना रही है, अगर साबुन वाला जो प्रोडक्ट है उसमें लॉस हो गया तो हमें पता है कि साबुन वाले डिपार्टमेंट को जाकर पकड़ लेंगे, उनका कॉलर पकड़ेंगे, कैसे तुमने लॉस करा दिया बिजनेस को ना। अगर कपड़े वाला मार्केट है उसमें लॉस आ गया तो हम जाके कपड़े वालों मैनेजर से पूछ लेंगे तुम्हारे डिवीजन का लॉस आया है, क्यों आया, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है डिविजनल स्ट्रक्चर में। मैनेजरियल डेवलपमेंट, हर मैनेजर एक ही फंक्शन की बात कर रहा है। फंक्शनल मैनेजर क्या होता है, सिर्फ एक मैनेजर प्लानिंग कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजिंग, तो प्लानिंग वाला सिर्फ प्लानिंग में रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग वाला सिर्फ स्टाफिंग में। और हर मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, टॉप मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, टॉप मैनेजमेंट को।
जबकि डिविजनल में ऑटोनॉमी होती है और चांस होता है कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करें आप मैनेजरियल लेवल पर। क्यों? अगर आप साबुन वाले डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं तो आप उससे रिलेटेड प्लानिंग से लेकर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे फंक्शंस आप ही करेंगे, तो आप स्पेशलाइज हो जाएंगे सारे फंक्शंस में। पोस्ट की बात करें तो फंक्शंस हैं वो डुप्लीकेटेड नहीं होते, पूरा फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर है वो कॉस्टली है। क्यों? हर डिपार्टमेंट में वही पांचों फंक्शंस अलग से किए जा रहे हैं, तो महंगा पड़ता है हमें। कोऑर्डिनेशन, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है कंपनी तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। अगर डिविजनल स्ट्रक्चर है और कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है तो कोऑर्डिनेशन बहुत इजी हो जाता है वहां पे। अब आइए ऑर्गेनाइजेशन पर, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल वो होती हैं जो अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें राइट वेल डिफाइंड जॉब्स होती हैं। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्केलर चेन है ना, कि यहाँ पे टॉप मैनेजर्स बैठेंगे, यहाँ पे मिडल वाले बैठेंगे, यहाँ पे लोअर बैठेंगे, यहाँ पे वर्कर बैठेंगे, तो आपको अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है मिडिल लेवल के क्यों है? क्योंकि आपको आपकी कंपनी ने वो जॉब दी है। जबकि इनफॉर्मल क्या होता है, लोग खुद से कंपनी के अंदर दो चार लोग मिलकर अपना ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिन कैसे होता है, फॉर्मल कैसे बनती है? कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग बनती है, कि कंपनी ने बोल दिया ये मिडल वाले मैनेजर है, ये लोअर वाले हैं, तो आपको अपनी जो पोजीशन है वो कैसे मिली? कंपनी के रूल्स की वजह से मिल गई। जबकि इनफॉर्मल में लोग बैठते हैं, वो देखते हैं, वो अपने आप चूज करते हैं कि भाई ये बंदा, हम लोग 10 लोगों का ग्रुप बन गया है, आपस में खाने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई एक आदमी उनमें लीडर बना होता है उनका। वो लीडर कैसे बन गया? क्योंकि सबको लगा ये लीडर के लायक है, तो वो बन गया। फिर अथॉरिटी की बात करो आप, अथॉरिटी कैसे मिलती है आपको? पावर, मिडल के पास पावर कैसे आएगी? क्योंकि उसकी वो मिडल पे है, उसको पोस्ट मिली हुई है मिडिल मैनेजर की। लोअर के पास जो पावर है वो कैसे आए? क्योंकि उसको लोअर लेवल की पोस्ट मिली हुई है। टॉप मैनेजर्स के पास कैसे आए? क्योंकि उनको टॉप की पोजीशन मिली हुई है। तो पावर कैसे आती है? क्योंकि उनकी पोजीशन जो कंपनी के अंदर है उसी के अकॉर्डिंग उनको पावर मिलती है। जबकि इनफॉर्मल में पावर कैसे मिलती है? अथॉरिटी, क्योंकि आपकी क्वालिटीज हैं, बाकी सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके ग्रुप में आपको लीडर मान लिया उन्होंने। अगर बिहेवियर की बात करें तो रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, कोई रूल और रेगुलेशंस नहीं होते इनफॉर्मल में। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा? स्केलर चेन के थ्रू फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, कि वर्कर है वो किससे बात करेगा? लोअर लेवल मैनेजर से, लोअर लेवल मैनेजर बात करेगा मिडिल वाले से, मिडिल वाला बात करेगा टॉप वाले से। ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। लो वर्कर है वो डायरेक्ट जाकर टॉप मैनेजर से बात नहीं करेगा। जबकि इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। नेचर क्या रहेगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड होती है, जो स्ट्रक्चर बता दिया गया वही फॉलो हो गया। जबकि इनफॉर्मल में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई कुछ भी कर रहा है। लीडरशिप, मैनेजर्स हैं वही लीडर होते हैं फॉर्मल में। इनफॉर्मल में लीडर्स हैं वो ग्रुप चूज करता है कि कौन हमारे ग्रुप में लीडर के लायक है, खुद से बना लेते हैं कि ये लीडर है, इसकी सारी बातें मानेंगे। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की बहुत कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।